Done? मोहसिन साहब के स्टैंड नहीं है, आप खड़े हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है कि अपना कीमती वक्त दे के पॉलिटिकल गर्मा गर्मी में अपना टाइम निकाल के इधर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सब चीज़ शुरू होने से पहले कल हमें ये न्यूज़ मिला कि हमारी नौजवान देश के लिए ड्यूटी में शहीद हो गया है। और सबसे थोड़ा सा विनती करते हैं कि वो लोगों की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट के लिए खड़ा होके मौन रखें। Thank you. And my deep condolence to their family and army fraternity and लद्दाख ऐसा ज़िला है जिसमें आर्मी का और लोगों में ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मैसेज वो लोगों के परिवार तक भी पहुंचा दें, लद्दाख की आवाज़ को। हमारा ही नाम है मोहम्मद कश्मीरी। नाम है कश्मीरी लेकिन हम कारगिल से हैं और कारगिल की छोटे से गाँव से और एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। शुक्र यह है कि हमारे वालिद साहब ने हमें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया कि अपने लिए कुछ बने। लेकिन कुछ सालों से मन में ये था कि जब ऊपर वाले ने हमें कुछ दिया है तो समाज के लिए भी कुछ करें। और इसीलिए लद्दाख आए हैं। 1 महीने से गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की परेशानी देख रहे हैं। और उसमें हमने ये फैसले लिया कि लद्दाख के रीजन, लद्दाख के अवाम का एक पार्टी का शुरुआत करें, जिसका नाम हमने रखा है यूनाइटेड ग्रेट लद्दाख। और ये रीजनल पार्टी है जो हर लद्दाखी की आवाज़ बन सकता है। लद्दाख, कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। तो ये संघर्ष रहेगा जब तक हम यहाँ पे लोगों को बता दें कि वो लोगों की आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑलमोस्ट इस 70 साल 77 ईयर्स पे इंडिपेंडेंट के बाद जो ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत लोग शहीद होकर मिला, इस आज़ादी को मिला है। इस सालों में कहीं 50 साल तक तो एनसी ने हुकूमत किया और 20 साल लगभग कांग्रेस ने हमारे अवाम की वोट लेके हुकूमत किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लद्दाख इस स्थिति में है कि अभी भी गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और गरीबी की जड़ होता है एजुकेशन, जिस चीज़ पे हम कभी ध्यान देते नहीं हैं। मैं जब ये गांव जा रहा था इस 1 महीने में संघर्ष किया है बहुत, इस साइड स्पेशली ये करसे के नाले में हमने ये देखा, लोग अनफॉर्चुनेटली कोई भी कहता है, आता है, कहता है कि यहाँ नेता चोर है। हम जो चुन के देते हैं वो चोर निकलते हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि नेता चोर है हमारा। सच्चाई ये है कि हम अपना वोट को, कीमती वोट को 500 के खातिर, कोई सोलर के खातिर, कोई शीट के खातिर बेच देते हैं। और ये नेता जो 500 में अपना वोट, आपका कीमती वोट खरीदते हैं, कोई हरिचंद तो है ही नहीं। वो भी आगे जाके अपना जमीन 5000 में बेच देगा।
तो गलती किसका हो गया? गलती हमारे समाज का है। गलती हमारे समाज का है जो अपने नेता को एक सोलर के खातिर, एक शीट के खातिर, एक जाली के खातिर चुन लेते हैं, और ऑब्वियसली वही नेता सिर्फ वही देगा जो समाज चाहिए। और हमारे समाज को कभी एजुकेशन के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं है। और जहां तक मैंने देखा लद्दाख में, अगर गरीबी को हमने यहां से हटाना है तो सबसे बड़ा वेपन है एजुकेशन। तो जब तक एजुकेशन नहीं होगा हम कहीं तक आगे नहीं जा पाएंगे। और हम नेता को दोष देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसको दोष देते हैं कि हमारे लिए कुछ करते नहीं है। लेकिन एक्चुअली समाज जो चाहता है वही मिलता है। आप नेता जिसको चुन के देते हैं, जब उसको बोलते हैं कि भैया हम अपना 5 किलो गेहूं और सोलर के लिए वोट दे रहे हैं, या रात को उसकी दावत में एक चिकन की बोटी खा के उसको वोट देते हैं, तो ऑब्वियसली वो जाके वही देगा ना। हमें कौन सा आपने मुद्दा बना दिया है कि हमारे यहाँ पे हाई स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम चाहिए। जब हमें चाहिए नहीं तो नेता भी तो वही देगा। तो इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लद्दाख में जहां तक हो सके, हम यहां पे निदा बन के नहीं आए हैं। हम यहां पे अपने लोगों को पीछे खड़ा होने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं गांव-गांव जाके ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करें जो अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, जो हमारे साथ इस संगठन में कंधा मिला के उसी गांव के लिए सेवा कर सके, जिसके अंदर इच्छा हो सेवा करने का, उसको साथ लेने के लिए आए हैं। और ये संघर्ष हम शुरू किया है और इसका कोई एंड नहीं होता जब तक हमारा यहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का, चाहे कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, आप वो मत देखो कि वो बंदा किस पार्टी का है, किस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है। मुद्दा बनाओ अपने बच्चों का। ये तो सच्चाई है। अगर किसी से भी पूछेंगे कि अपने सबसे कीमती चीज क्या चाहिए, तो सबके जवाब होगा कि बच्चों के फ्यूचर ठीक करने के लिए। लेकिन अगर हमने आज तक वोट दिया होगा एजुकेशन के लिए, हमने आज तक कोई भी नेता हमने चुन लिया और उसको सिर्फ इस मुद्दे पे चुन लिया कि उसको एजुकेशन चाहिए था, हमारी गलती है। और इस संघर्ष में हम शुरू किया है और लोगों तक जाएंगे। हमारा काम होगा इलेक्शन के बाद गांव-गांव जाके लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए आए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर इसके बाद अगर हमारे साथ लोग जुड़े और ऐसे दरख्त की से संगठन को साथ दे, जिस दरख्त को हम लगाएंगे आगे जाके उसी दरख्त से फल मिलेगा बच्चों को, और उसी की छाए के नीचे खुद भी आराम हो जाएंगे। तो इसी मन को लेके आए हम। हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है अभी किसी पार्टी का, लेकिन ये गलत चीज है कि यहाँ पे हम जब आए हैं लोगों के बीच में गया है, लोगों को जो आज तक हमारे ऊपर हुकूमत किया है वो लोगों को करवा लगा है और हमारे खिलाफ भी बोलने लगे हैं। तो उसी से आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, सो देखते हैं। अभी फिलहाल इसी उम्मीद से ये पार्टी को शुरुआत किया है और लोगों में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि मुबारकबाद देंगे कि आप रीजनल पार्टियां बना रहे हैं जी। 370 के बाद लोगों के दिमाग में एक ख्याल आई है, खासकर लद्दाख की पॉलिटिक्स में हर कोई आता है, खासकर 370 के बाद जो इस वक्त जो केडीए और एपेक्स जो इशू उठा रहे हैं, लद्दाख बचाओ जी। ऐसा नहीं लगता है कि कोई बाहर की पार्टी किसी साजिश के तहत या कोई पार्टी ने उसको प्रपोजल प्लान करके भेजा है आम लोगों में, क्योंकि आप तो पहली बार आ रहे हैं। बिल्कुल आपके बारे में आप लोगों का ये कहना है कि भाई हो सकता है अभी
नई पार्टी आएगी तो उनके दिमाग में ये है कि बाहर किसी कोई भी एजेंसी, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, प्लान करके भेजा हो कि बाहर के लोगों को बचाओ, बाहर से पुलिस बचाओ, तो इस बात को आप किस तरह लेते हैं? अच्छा सुनिए, जब भी पार्टी की नींव रखते हैं ना, वो पार्टी एक्चुअली अपोजिशन में खड़ा होता है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टी है यहाँ पे। ये नहीं कि हम बीजेपी के साथ दे के पार्टी बनाएंगे, तो हो ही नहीं सकता। जब हम यहाँ पे नया पार्टी रहेंगे तो ऑब्वियसली सरकार का ही तो सबसे पहले गलतियां निकालेंगे, और इससे पहले जो सरकार में थे उसका गलतियां निकालेंगे। तो इसमें कोई बात तो आता ही नहीं कि हमने किसी को फ्रेम करके यहां आ गया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है। अभी हमारे यहाँ पे लोग ये अपने बच्चों के फ्यूचर की जगह वो लोगों को 370 मोर इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे वो लोगों को दो परिवार का जिंदगी जिससे ज्यादा है, क्योंकि वो 370 लाने से वो लोगों परिवार को फायदा मिलता है, लद्दाख को तो फायदा नहीं मिलता। लद्दाख को तो इनफैक्ट 370 जाने के बाद जितना फायदा मिला है, आप इंटरव्यू देख लीजिए, आप लोगों ने इंटरव्यू किया है काउंसलर का, आप देख लीजिए उससे पहले हमारी क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। तो हमारे मुद्दा ये समझ में नहीं आता है कि हम 370 को क्यों हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम मैं मान सकता हूं कि कश्मीर में अगर कोई करता है तो दो परिवार करता है, ठीक है। जब इनफैक्ट कश्मीर के आवाम में मुझे नहीं लगता है कि 370 को सपोर्ट करते होंगे, और इसको मुद्दा बना के बोलेंगे कि भैया ये पार्टी नया खड़ा हुआ है सिर्फ एक अलग पार्टी को करने के लिए, तो ये लोगों की बेवकूफी है। और ये एजेंडा बना हुआ है कि एक पार्टी को कमजोर करने के लिए, और कुछ नहीं है। सर, जब आपने यहाँ पार्टी बनाया तो आपने अपने साथ कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल वर्कर्स या कुछ आदमी को लेकर आप तनहा चले? सुनिए, मैंने आपको बातों में बताया, हमने यहाँ पे नेता बन के नहीं आए। देखते हैं कुर्ता पिजामा पहनते हैं, लेकिन हम नेता नहीं है। हम लोगों में आए हैं, लोगों को जगाने के लिए। अब जाएंगे अपने लोगों, ऐसे लोगों को चूज करेंगे जो हमारे साथ रहे, कंधे मिला के इस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने पीछे वीर खड़ा करने के लिए नहीं आए। ये क्लियर बात है हमारा। सर, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। सर, आप किस गांव के रहने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया, मेरा नाम है कश्मीरी, लेकिन मैं हूं बरसो गांव से, और एक हमारे दादा आपके लोगों के जैसे ही किसान थे, ठीक है। और हमारे फादर ने हमें पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि आज ऊपर वाले की करम से सोच सके आवाम के लिए। सर, क्या आने वाले इस बार के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में लद्दाख यूनाइटेड ग्रेट लद्दाख पार्टिसिपेट करेंगी? और दूसरी जानब रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपके पार्टी के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि एक नया पार्टी आ रहा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बी पार्टी हो सकता है, और आपको आरएसएस के साथ भी जोड़ के दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये है कि हम इस इलेक्शन में लड़ने नहीं आए हैं। कोई भी अगर पॉलिटिकल के एबीसी आता हो, उसको पता है एक पॉलिटिक पार्टी लॉन्च करने के लिए एक माहौल होना चाहिए, और ये माहौल अभी जो इलेक्शन का है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू लॉन्च ए पार्टी। मैं सर्दियों में जो लोग जम्मू जाते हैं या उसमें तो आके अपना बात तो नहीं रख सकता, इसी में हम लोगों के पास जाएंगे कि लोगों में डिस्कशन जो है, चाहे कितनी अपने घर से लेके दुकान, छोटी छोटी जगह जहां इकट्ठा होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन होगा, एंड इसीलिए हमने इसी टाइम को चूज किया है। सेकेंड, आप जो बता रहे थे कि भैया एनसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आरएसएस का बताया, यही सबसे बड़ा हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है ना उसमें है। आरएसएस का लद्दाख से क्या लेना देना है? हमारे यहां पे हिंदू है, हमारे यहां पे मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई हो रहा है, हमारे यहां पे आरएसएस का कोई आज तक वजूद था या नहीं था? आरएसएस को अगर आप जिस हिसाब से पिक्चर कर रहे हो, उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो। आप ये नहीं जानते हो कि आरएसएस एक्चुअली क्या है। उसमें जानने के कोई अपने को वो किसी को बताते हो भी ना, उसी से जिससे बोला ना उससे पूछोगे वो भी नहीं बता पाएगा। लेकिन उसको एक एजेंडा बना के जो सामने उसकी 70 साल की पावर लेने आया है, ऑब्वियसली एक बिल्ली की पूंछ का आप खींचने लगोगे तो काटेगा तो जरूर नहीं काटेगा। तो इसीलिए वो लोगों ने एजेंडा बनाते हैं। लेकिन ये सच है कि पार्टी हमने यहां पे कोशिश करना है कि इस पार्टी को आने वाले 10 साल में लद्दाख की
लद्दाख की रीजनल मजबूत पार्टी बना देंगे। तो उसलिए ऑब्वियसली दूसरा पार्टी अपना जो है ना जगह सेफ नहीं देखते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। सर अफवाह ये कि आप आरएसएस के काफी क्लोज रहे हैं। देखिए, अफवाह ये है कि आरएसएस के क्लोज रहे या नहीं रहे, ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया। आरएसएस का यहां लद्दाख में कोई एजेंडा है ही नहीं। ठीक है, आप मुझे एक एजेंडा बता दीजिए आरएसएस का लद्दाख में, जो आरएसएस के नाम पे किसी को बदनाम कर सके। है कोई एजेंडा? आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके हिसाब से कोई एजेंडा है आरएसएस का इधर? नहीं है ना। तो सिर्फ ये टूल यूज करके इसी को बदनाम करेंगे, सिंपल सी बात है। ये टूल नहीं चला, कल और पत्ता खेलेंगे। सर सबसे बड़ी बात ये है, एजेंडा ये है कि पूरी करगिल में 80% लोग 370 के अगेंस्ट है। भाई 370 गलत हटाया, आप सपोर्ट करें 370। देखिए सिंपल सी बात है, आपने 370 से पहले क्या थे, 370 हटाने के बाद हमारे पास क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी चुना हुआ काउंसलर एक एक इंटरव्यू में आप लोगों ने इंटरव्यू किया है, वही बोलते हैं कि भैया 370 से पहले हमारे पास बजट आते थे काउंसलर को, आई एम नॉट सेइंग द रीजनल बजट, एक एक काउंसलर को 15 लाख मिलता था। अब हमारे पास इतना पैसा है जो हम लोगों के जाके लोगों को दे सकते हैं। अब 370 को कौन सपोर्ट करता है? सबसे बड़ा गलती ये है, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, 370 को बेनिफिट किसको है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां पे कितना मजबूत है आप मेरे से ज्यादा आपको जानते हो। तो वो अपना आइडियोलॉजी हम पे ठोक रहा है, एक्चुअली हमारी आवाम के उसमें नहीं है। इसीलिए हम ये संघर्ष करके लोगों में जाके वो लोगों को जगा दे कि एक्चुअली हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई हमारा आगे जाके फ्यूचर नहीं मिलेगा। नेशनल पार्टी होता है कांग्रेस, बीजेपी, मैं मान सकता हूं दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज इन इंडिया, लेकिन उसके साथ चलने के लिए हमारी जगह दिलों में लोगों में भावना होगा तो उसके रिस्पेक्ट करता हूं मैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मेरे को कभी उसमें रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही मुद्दा उठा रहा है कि हमारा जो खानदानी था, आप वो मत देखो कि 370 जो है पब्लिक को फायदा मिलता था, वो एक ही दो परिवार को खानदानी फायदा मिलता था शेख अब्दुल्ला से लेकर आज तक। उसी को बचाने के लिए लोगों में यही फैला रहे, हमारे लद्दाख को इसे फॉलो कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात मुताबिक है। बीजेपी सरकार आने के बाद डेवलपमेंट काम हुआ है, लेकिन आप कहते हैं 300 में आपको बताऊंगा 300 में पैसा आ गया, हमारे केस इसके पहुंच जाते थे। आज हम नहीं, आप थोड़ा सा रिवर्स करो। मेरी बात सुनिए जी, लोगों का कहना है, मैं नहीं कहता हूँ ना, मैं आपको की बात जी लोगों का कहना है कि 15 कम से कम 10 हमारे केस अफसर होते थे, केजीएस में होते थे, जुडिशल में होते थे, फाइल में होते थे। 2019 से लेकर अभी तक एक बार इंटरव्यू भी नहीं। इस वक्त जो है गवर्नमेंट दावा करती है भाई 12,000 हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नहीं है। आउटसोर्सिंग से आके हमारी ही नौकरी करके आधी तनख्वाह बाहर जाता है, तो ये सब क्या है? ओके, इसका आप थोड़ा सा फिर भी आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए 370 हटने के बाद ही तो हमारे लद्दाख अलग हो सका। जब तक 370 था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने का कोई सावधान था नहीं। 370 बना, हट गया, हमारे लद्दाख अलग हो गया। और लद्दाख अलग होने के बाद स्थिति अभी यह है कि हमारा बजट जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में हमारे लद्दाख अफेयर को मात्र मैक्सिमम 130 करोड़ मिलता था, लेकिन हमारा बजट अभी पार्लियामेंट में पास होता है और इस पे लास्ट बजट है 5,900 करोड़ बजट। ठीक है, तो उसमें आपको अंतर दिख नहीं रहा है। आप आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा हमारा गलती है। मैंने आपको सिंपल से बता दिया, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन को जो भी आप आज तक मैंने लोगों का आप जो काउंसलर आके अपना करते हैं कि हाँ वी विल डू ऑन वर्क ऑन एजुकेशन अहेड, लेकिन डिटेल में तो भी जाओ। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि अभी आपके परिवार में टीचर होंगे, आपके पड़ोसी में टीचर होंगे, आप उससे पूछेंगे हमारे यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड इंप्लीमेंट हो सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब के सब आपको जवाब देंगे नहीं है।
जी नहीं, आप 2020 के इलेक्शन एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारे 3 साल के बच्चे नर्सरी से लेके उसका क्लास में जाना इल्जामी है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है नहीं है, तो हम उसको आज तक हमारी जो काउंसलर, हमारी जो नेता चुन के आते हैं, उस आवाज को आगे तक दिया ही नहीं है। अगर आवाज को आगे दिया होता तो हमारी रिक्वायरमेंट भी तो उसमें निकलता। एजुकेशन पॉलिसी की जब बना था, वही कमेटी ने बोला 3 लाख टीचर की रिक्रूटमेंट की जरूरत है एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इंप्लीमेंट करना। उसमें से हमारे नेता से कितना होगा? उसमें तो हम काम नहीं कर रहे हैं। हम इल्जाम लगा रहे हैं सरकार में। सरकार में इल्जाम लगाना बहुत इजी है। मैं पर्सनली एलजी साहब से मिला, उसकी व्यू देख के, आउटसाइडर है, लोकल तो नहीं है ना, उसकी व्यू देख के मेरे को लगा सच में ही इज इन द राइट प्लेस। हमारी सेंट्रल योजना कितना आते हैं, एक्टिव योजना, अभी आप वेबसाइट में चले जाओ, लद्दाख की 5 नई योजना है। कौन सा योजना में हमने अभी तक एप्लीकेशन लगाया? हमारे काउंसलर ने कौन सा योजना, 5 योजना में अभी तक एप्लीकेशन लगाया? उस योजना में से एक है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो सरकार पैसे देके लोगों का बिजनेस बना सकता है। कितने लोगों ने उस योजना का आज तक फायदा उठाया? उस योजना में हमारी रूरल एरिया की लिंक रोड की डेवलपमेंट है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से। कौन आज तक हमारे नेता उस योजना का फायदा लिया किसी ने? सिर्फ हम इल्जाम लगाते हैं सरकार में, सिर्फ हम इल्जाम लगाते हैं कि हाँ दिल्ली में बैठा हुआ सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर के भी जाग के देखो आप। गलती मैं नहीं कहता हूं सिर्फ नेता की है, गलती हमारे खुद का है, जो ऐसे नेता को चुन के लाए हैं जिसको अंगूठा भी छाप करने के नहीं आता। सिंपल सी बात है। अब वो नेता धर्म के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे चुन के लेके आ गया, अब वो नेता क्या करेगा? उस नेता को आप अपने सोलन देने के लिए भिजवाया था, वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? चुनी हुई सरकार यहाँ पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल में कुछ लोग हैं, और खुदा शुक्र करता हूं 1 महीने पहले आया मैं इधर और इस नाले में काम कर दिया। उसका इफेक्ट पड़ा कि भैया कम से कम 2-3 जवान अभी नॉमिनेशन में आ गया, वरना पुराने जितने भी लोग थे जिसने पैसा खिला के वो लोगों ने अपना जगह मजबूत किया था, उसी लोगों को वोट देता है। लेकिन इस बार कुछ फर्क हुआ है हमारे यहाँ पे। मैं कहता हूं पार्टी को सपोर्ट मत करो, एनसीए हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, आप आदमी को देख के वोट दो, उसी से तो फर्क पड़ेगा। नहीं करेगा? आया हमारे वाले में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं कि बाद में ये बोले इस पार्टी के सपोर्ट किया, उस पार्टी के सपोर्ट किया, लेकिन सच्चाई है कि इसमें अभी इस साल में कुछ जवान आए हैं। मैं पर्सनली 3-4 लोगों से मिला, उस 3-4 लोगों में से 3 आ गया। शुक्र करते हैं कुछ तो फर्क हुआ। इसी आंदोलन को आगे तक बढ़ाना है। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने जो फरमाया, जब साहब करके आए, नबी साहब ने ऑफिस एस्टैब्लिश की, बहुत सारे इल्जाम आपके ऊपर आते हुए हम सुने। इस तरह हमारे साथी जनरल साहब ने भी कहा कि यू आर एफिलिएटेड विद आरएसएस और साथ ही साथ बीजेपी बीटी, और इससे बढ़कर एक बहुत ही इल्जाम आपके ऊपर ये आ रहा है कि आप करोड़ों में पैसा लेके आप करगिल आए हैं और इलेक्शन में आपको पैसा बीजेपी बी टीम। समझ गया। सुनिए, यही इल्जाम एनसी ने लगाया था, ये आदमी करोड़ों बांटता है। एक आदमी को मेरे सामने